हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर, जो आपका पीटी 365 है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। और इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया था, क्योंकि एक हफ्ते का बीच में गैप हो गया था, जिस दौरान मेरी ट्रेनिंग भी थी और साथ ही साथ हमने महाकुंभ के दर्शन भी किए थे, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार था। इस वजह से व्यस्तता थी और इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम लोग एक दिन में दो क्लास कवर करेंगे, जिसके लिए कल शाम को मैंने लगभग 1.5 घंटे की इकोनॉमिक्स की क्लास कंप्लीट की थी और मॉर्निंग में आर्ट एंड कल्चर। तो अगले 2 से 3 दिन में आपका आर्ट एंड कल्चर भी मॉर्निंग के शिफ्ट में खत्म हो जाएगा और शाम के शिफ्ट में आपका इकोनॉमी भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग एनवायरमेंट और पॉलिटी को एक साथ कवर करना शुरू करेंगे। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। और आप लोग इकोनॉमिक्स की भी क्लास को देख सकते हो, एक ही प्लेलिस्ट होगी हमारी यूपीएससी प्रीलिम 2025 और जिसमें विजन आईएएस 365 के नाम से होगी, उसी में सारी क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो अभी विजन ने निकाला है, इसमें आप देखोगे कि अभी अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक की करंट अफेयर शामिल की गई है और साथ ही साथ इसके बाद जो आएगी वो नवंबर से लेके अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर्स आएगा। तो जब वो आएगा तो उसे कवर करेंगे, अभी हम लोगों को इसे कवर करना है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, अंडरलाइन की हुई हाईलाइट पीडीएफ में मिलेगी आपको। सभी चीज की जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकती है। तो यहाँ पर हमारी जो पीडीएफ है ये हम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देते हैं जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हाईलाइट पॉइंट। देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक होगा मूर्तियां, मंदिर और अन्य स्थापत्य। कई बार होता है यूपीएससी थीम बेस्ड प्रश्न पूछता है, जैसे मूर्तियों वगैरह के बारे में पूछ लेता है, कोई उत्खनन हुआ या कोई नए मंदिर के बारे में जानकारी मिलती है, तो यहां से यूपीएससी कई बार प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले एक टॉपिक आया हुआ है चर्चा में कि डीलिस्टिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स, अर्थात स्मारकों को संरक्षित सूची से हटाना। तो देखते हैं इसका क्या मामला है। देखो, भारत में क्या होता है, जो स्मारक होते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, उनको संरक्षित करने का काम जो होता है, संरक्षण करने का काम, निगरानी करने का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का होता है, एएसआई का होता है। तो एएसआई ने जो 24 लुप्त हो चुकी हैं या अप्राप्त अनट्रेसेबल स्मारकों में से 18 स्मारकों को क्या किया, स्मारकों के केंद्रीय संरक्षित सूची से हटाने की घोषणा कर दी है। अनट्रेसेबल का मतलब होता है जैसे कि कोई ऐसा स्मारक होगा जो बहुत पुराना हो चुका होगा या जो बहुत प्राचीन काल का होगा, जिसकी एक्चुअल लोकेशन, एक्चुअल पोजीशन नहीं मिल पा रही होगी, या फिर उससे संबंधित कोई भी खंडहर या उससे संबंधित कोई भी साक्ष्य प्रमाण नहीं मिल रहे होंगे। हम इतिहास की किताबों में लिखे जरूर होंगे वो, लेकिन किताबों के स्थान पे खोजने जब जाते हैं वहां पे तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति को क्या किया गया, स्मारकों की केंद्रीय संरक्षित सूची से बाहर कर दिया गया है। अगर इसमें आप देखोगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, जैसे हरियाणा के मुजेसर गांव में स्थित कोस मीनार नंबर 13, क्या है, कोस मीनार नंबर 13, कहां पे है ये स्थित, हरियाणा में है। इसी तरीके से यूपी में भी आप देखोगे तो झांसी के जिले में गनर बुरकिल का मकबरा, बुरकिल का मकबरा। ऐसी वाराणसी में आप तेलिया नाला बौद्ध खंडहर, जैसे एक तेलिया बाग नाम की जगह भी है बनारस में, तो वहां जाओगे तो वहां पे बौद्ध खंडहर हो चुका है नाला नाम से, ठीक है। अब इन सभी चीजों को देखा जाए तो वर्तमान में इनकी एक्चुअल लोकेशन नहीं मिल पा रही कि ये है कहां पे असल में। तो ये एक ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस थे जो अब कोलैप्स हो गए, जो समाप्त हो गए, जो मिल ही नहीं रहे। इस वजह से इसको क्या कर दिया गया कि राष्ट्रीय सूची से बाहर कर दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एएसआई का मानना है कि स्मारकों का अब इन राष्ट्रीय महत्व नहीं रह गया है, तो कई वजहों से इन स्मारकों की सटीक अवस्थिति और दशा का निर्धारण करना संभव नहीं हो पा रहा है। अब कई वजहों में जैसे हो सकता है कि भाई बढ़ते समय के साथ, बढ़ते शहरीकरण के साथ लोगों ने वहां पे कोई नए गांव, नए बिल्डिंग्स, नए शहर का डेवलपमेंट कर लिया होगा, नई इंडस्ट्री को डेवलप कर लिया होगा, या फिर प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उनका विलोपन हो चुका होगा। बहुत सारे कारण ऐसे रहे होंगे जिनकी वजह से उनकी स्थिति अब पता नहीं चल पा रही है। तो उनमें कुछ ऐसे हरियाणा के थे, झांसी जिले के, बनारस के थे। अच्छा, कोस मीनारे जो कि आपकी हरियाणा के अंतर्गत आती है, मुजेसर गांव में, ये क्या है, ये 16वीं शताब्दी के दौरान शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो एएसआई ने यह निर्णय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत में लुप्त स्मारक और स्मारकों के संरक्षण से संबंधित मुद्दे शीर्षक में एक संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस आधार पर लिए थे। क्योंकि एएसआई जो होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कहीं ना कहीं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करता है। तो मंत्रालय ने संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भाई भारत में जितने भी अनट्रेसेबल यानी कि लुप्त हो चुके स्मारक हैं, अब उनको बाहर कर दिया जाए लिस्ट से, कि जबरदस्ती हम उसकी संख्याओं को लेकर क्या करेंगे जब वर्तमान में मौके पर मौजूद ही नहीं है। क्लियर हो गया। अब एएसआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। बेसिक जानकारी जो है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, और यही भारतीय पुरातत्व के जनक भी माने जाते हैं, फादर ऑफ
इंडियन आर्कोलॉजिकल कहा जाता तो अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये जो डिपार्टमेंट है ये एक तरीके से डिपार्टमेंट होता है, ना कि कोई अलग बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, क्योंकि ये स्पेशली किसके अंतर्गत कार्य करती है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। किस मंत्रालय में, संस्कृति मंत्रालय। इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं, अगर आप इसके प्रमुख कार्यों को देखोगे तो ये क्या करती है, प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष AMASR अधिनियम 1958 तथा पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अनुसार सभी पुरातात्विक गतिविधियों को नियंत्रित करता है और यह विश्व धरोहर संपत्ति आदि सहित केंद्र स्तर पर संरक्षित स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्थलों की सुरक्षा और रखरखाव के प्रभारी की भूमिका निभाता है। अर्थात इसके पास दो ऐसे प्रावधान है, एक तो 1958 हो गया, एक 1972 हो गया, और इनके जो पुरातात्विक अवशेष होते हैं ना उनको नियंत्रित करता है, वहां पे जो भी गतिविधि होती है, साथ ही साथ उन महत्वपूर्ण स्थलों की, राष्ट्रीय महत्व के स्थलों की सुरक्षा भी और रखरखाव की जिम्मेदारी होती है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये कहां पे होगा दोस्तों, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर भी इसका है। आगे देख लेते हैं कि अगर एक बार आपने केंद्रीय स्मारकों, जो संरक्षित स्मारकों की सूची से बाहर हटा दिया तो क्या क्या आपको कार्य करने की अनुमति मिलेगी। तो सिंपल सी बात है कि ASI क्या करेगी, ना तो उसका संरक्षण करेगी, ना परिरक्षण करेगी, ना ही रखरखाव, कुछ भी नहीं करेगी उसका। और साथ ही साथ अब ऐसे स्मारकों के आसपास आप क्षेत्र में नियमित निर्माण कार्य कर सकते हैं। नियमित का मतलब हो गया हाईवे बना सकते हो, सड़क बना सकते हो, कोई बिल्डिंग बना सकते हो, कोई इंडस्ट्री बना सकते हो, कोई शहर को डेवलप कर सकते हो, यानी शहरीकरण संबंधी गतिविधियां फिर से प्रारंभ हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, जब जिस चीज का संरक्षण करना बचा ही नहीं, कोई हमारी हिस्टोरिकल लिस्ट में बचा ही नहीं है, तो हम उसकी जगह पे क्यों जो है कि वेस्टेज करें, उस जगह का क्यों बंजर बनाए। तो इससे बेहतर है कि आप वहां पे कोई भी काम या कोई भी चीज को एस्टैब्लिश कर सकते हो। और ये जो पावर होती है ना, ये 1958 का जो AMASR, यानी कि इसको आप देखोगे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स, अर्थात प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 35 के अनुसार ये शक्ति दी जाती है कि अगर किसी भी मॉन्यूमेंट्स को राष्ट्रीय धरोहर की सूची से या संरक्षित स्मारकों की सूची से जब बाहर कर दिया जाता है तो उसका न संरक्षण होता है, न परिरक्षण होता है, न रखरखाव होता है, कुछ भी चीजों के लिए ASI लाइबल नहीं होती, जिम्मेदार नहीं होती है। और साथ ही साथ यह अधिकार किसके पास होता है, तो केंद्र सरकार के पास यह अधिकार होता है घोषित करने का कि प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्थल, अवशेष राष्ट्रीय महत्व का नहीं रह गया है। अर्थात इसीलिए आप देखोगे कि संस्कृति मंत्रालय, जो कि केंद्र सरकार का एक हिस्सा होता है, संस्कृति मंत्रालय ने क्या किया, संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अब ये चीजें राष्ट्रीय महत्व की क्या है, नहीं रह गई हैं, तो इसलिए उनको लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। और ये पावर किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, न कि स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती तो जो आपका झांसी हो गया या फिर आपका वाराणसी हो गया, तो यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, या फिर हरियाणा का जो मुजेश्वर दिखाया गया तो यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये की पॉइंट्स है कि ये शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास ये शक्ति होती है। क्लियर है। अगर हम बात करें इसकी लीगल स्टेटस की, तो आर्टिकल नंबर 49 जो कि आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भी कहा गया है कि देश भर में राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक, ऐतिहासिक स्मारक या स्थान या वस्तुओं का संरक्षण करने का निर्देश दिया जाता है 49 में। और इसी के तहत जो AMASR जो आपका आर्टिकल है 1958, उसको 2010 में जब संशोधित किया गया ना, तो उसी के तहत आपके NMA यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी की स्थापना भी की गई। और यह भी अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण जो है वो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत ही कार्य करता है। तो ये जो बेसिकली जो अधिनियम था AMASR 1958 का था, क्या था 1958, और इसी की धारा 35 के तहत केंद्र सरकार क्या करती है, अपनी शक्तियों का प्रयोग करके किसी भी स्मारक को संरक्षित स्मारक की सूची से बाहर कर सकती है। और इसमें जब 2010 में एक संशोधन किया गया तो उसी के तहत राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की स्थापना भी की गई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका पहले नंबर पे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर अब हमारा सेकंड टॉपिक होगा शुरू, और सेकंड टॉपिक आपका नालंदा महाविद्यालय है या नालंदा यूनिवर्सिटी कह सकते हो। देखो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजगीर बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के एक नए परिसर का उद्घाटन किया। क्यों? क्योंकि जो नालंदा विश्वविद्यालय था आपको पता है बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही एक महत्वपूर्ण अध्ययन स्थल था। क्या था दोस्तों? अध्ययन करने का स्थल था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन आता है तो उसका जो सेनापति रहता है बख्तियार खिलजी, जिसने मुख्य रूप से
नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, उसको जला के विध्वंस कर दिया और भी समय के साथ उसके जो है कि खंडहर बनते चले गए, यानी वो यूनिवर्सिटी खत्म हो गई। तो उसके प्रमाण के तौर पे या उसके साक्ष्य के तौर पे एक नई विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पे किया? राजगीर में किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी यहाँ पे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसको अलग अलग सभ्यताओं के बीच संवाद के केंद्र के रूप में परिभाषित या स्थापित किया गया है। और आधुनिक जो नालंदा विश्वविद्यालय, ये नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, नेट जीरो ग्रीन कैंपस है एक तरीके से, मतलब हरियाली से हरा भरा रहेगा, किसी प्रकार का जो है कि एमिशन नहीं होगा। तो नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अलग अलग सभ्यताओं के बीच संवाद के केंद्र है। अब यहाँ पे अलग अलग सभ्यताओं की बात क्या हो रही है? इसका मतलब है कि यहाँ पे भारत की जो सभ्यता है वो तो है ही है, साथ ही साथ जो आसियान के देश है, जिसमें इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, इन देशों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसमें, इसलिए वहां की सभ्यताओं को भी समाहित किया गया है वहां पर। अब बात करेंगे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन हुआ है 2024 में, लेकिन इसको बनाने के लिए एक अधिनियम ऑलरेडी 2010 में ला दिया गया था केंद्र सरकार के अंतर्गत, जिसका नाम ही था नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010। और इसी अधिनियम के तहत जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर थे ना, उसी के निकट इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। दूसरी बात, 2007 में जब फिलीपींस में दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वहीं पर सदस्य देशों ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्उद्धार प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की थी, क्योंकि इसके पीछे दो बड़े रीजन थे। एक तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित था, और आसियान देश मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को ही मानते हैं या उसी का पालन करते हैं। तो आसियान देशों ने कहा भारत से कि क्यों ना आपके यहाँ जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जो बौद्ध धर्म के अध्ययन के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता था, इसको दोबारा रेनोवेट किया जाए या दोबारा जो है कि इसको एस्टैब्लिश किया जाए। तो 2007 में जब ये प्रपोजल आया, तो 2010 में 2 साल बाद ही भारतीय सरकार के द्वारा इस पे एक अधिनियम ला दिया गया 2010 में। हालांकि उस समय से ही नालंदा विश्वविद्यालय कार्यशील हो चुका था दिल्ली के अपने हेडक्वार्टर से, परंतु फिजिकली रूप में बिल्डिंग तैयार नहीं हुई थी, और बिल्डिंग अब जाके तैयार हुई है 2024 तक, और उसका फिर इनॉग्रेशन कर दिया गया है। अब आ जाते हैं प्राचीन काल के बारे में बात करते हैं, जहां से प्रश्न आपके एंशिएंट हिस्ट्री में बन सकते हैं। जैसे इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं जाना है दोस्त, हमें किस में रहना है? ईस्वी में रहना है, क्योंकि गुप्त वंश से संबंधित है। जो कुमार गुप्त शासक थे, उन्होंने इसको निर्मित करवाया। किसने इसको निर्मित करवाया था? कुमारगुप्त शासक ने। और 5वीं शताब्दी से लेकर ये 12वीं शताब्दी ईस्वी तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, यानी कि लगभग 7 शताब्दियां, 700 वर्षों तक ये किसके प्रमाण के रूप में रहा? शिक्षा के केंद्र के रूप में रहा। यहाँ पे मुख्य रूप से आपको स्तूप देखने को मिलेंगे, उपासना स्थल देखने को मिलेंगे, स्टुको देखने को मिलेंगे, पाषाण व धातु से बनी महत्वपूर्ण कलाकृतियां भी देखने को मिलेंगी, यानी पत्थर से और धातुओं से बनी हुई महत्वपूर्ण कलाकृतियां, मूर्तियां, ये सभी देखने को मिलेगा। और स्तूप होने का मतलब ही हो गया कि प्रमुख रूप से यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलता था। अच्छा, और यहाँ पे क्या क्या जो है कि पाठ्यक्रम वगैरह कौन कौन से हुआ करते थे? तो यहाँ पे नालंदा वेद, तीनों बौद्ध पंथ जिसमें थेरवाद, महायान, वज्रयान, इनको याद रख लेना। डायरेक्ट यूपीएससी ऐसे पूछ लेता है कि ये किससे संबंधित है, थेरवाद हो गया, महायान हो गया, या फिर आपका वज्रयान हो गया, तो ये पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा। तो यहाँ पे वेदों का अध्ययन, तीनों बौद्ध पंथों का अध्ययन, ललित कला का, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति, युद्ध कला, इन सभी की शिक्षा दी जाती थी। अब यहाँ पे ये जो 3 पंथ हैं, थेरवाद का मतलब क्या हो गया? जो पाली भाषा में होता था बुजुर्गों का सिद्धांत, जो बुजुर्ग लोग होते थे, जो अपने अनुभवों को शेयर करते थे, उनके बारे में कहा जा रहा है। महायान जो कि संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है बड़ा वाहन। वज्रयान जो कि बौद्ध धर्म का एक तांत्रिक पंथ होता था। तो इन तीनों का भी यहाँ पर अध्ययन कराया जाता था। पूरी तरह से योग्यता के आधार पर यहाँ पे प्रवेश होता था, यानी कि मेरिटोक्रेसी पर आधारित था यहाँ पे एडमिशन। ये नहीं कि आपके कोई वंशानुगत हो गए या फिर आपने किसी की सोर्स लगा दी और एडमिशन हो गया, या इट मींस जो एलीट क्लास होती है, जो बुर्जुआ वर्ग होता है, इसका ही केवल प्रवेश होगा, ये जरूरी नहीं है। राजा महाराजा के बच्चे ही पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है। जिसके पास भी योग्यता होगी, चाहे वो गरीब बच्चा ही क्यों ना हो, गरीब परिवार का ही क्यों ना हो, उसको भी एडमिशन दिया जाता था। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे मेरिटोक्रेसी पर बल दिया जाता था। अच्छा, इसमें क्या है कि यहाँ पे कुछ पुस्तकालय भी होते थे, जिनको काव्यात्मक रूप में धर्मगुंज या फिर सत्य का शिखर भी कहा जाता था। और ये वही पुस्तकालय है जो 9 मंजिला बना हुआ था, जिसमें लगभग 9 लाख से अधिक मतलब 90 लाख से अधिक पुस्तकें रखने का प्रमाण हुआ था। हालांकि इसको फिर बाद में बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था।
इसके कुछ ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने इनको संरक्षण दिया, मुख्य रूप से जैसे राजा हर्षवर्धन साहब ने, कन्नौज के राजा थे 7वीं शताब्दी में, इन्होंने प्रमुख रूप से संरक्षण दिया। पाल शासक जो भी धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, ये सभी जो प्रमुख शासक थे 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, इन्होंने भी इसको संरक्षण प्रदान किया था। ऐसा भी माना जाता है कि सम्राट अशोक ने भी नालंदा में सारीपुत्र के चैत्य को चढ़ावा दिया, सारीपुत्र के चैत्य को चढ़ावा दिया और वहां पे एक मंदिर भी बनवाया था। लेकिन बाय डिफॉल्ट 1205 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी का जो शासन शुरू होता है, यानी कि उसके सेनापति का शासन शुरू होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक या उनके गुलाम को कह सकते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम है बख्तियार खिलजी, इसने पूरी तरीके से इसको नष्ट कर दिया था। और दोबारा 19वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय की फिर से खोज करने का श्रेय सर फ्रांसिस बुकानन को जाता है। क्योंकि देखो, खंडहर को देख के आप बता तो नहीं सकते ना कि ये यूनिवर्सिटी रही होगी कभी। ऐसा हो सकता है कि भाई स्तूप बता सकते हो, चैत्य बता सकते हो, या फिर राजमहल बता सकते हो, कुछ ऐसे प्रमाण देखने को मिल सकते हैं। परंतु कोई एक विश्वविद्यालय रहा हो एंशिएंट पीरियड में और उसकी खोज वर्तमान में की गई हो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता। तो इसकी जो खोज थी वो फ्रांसिस बुकानन ने की थी। और नालंदा महाविद्यालय को ऑलरेडी 2016 में ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज स्थल में घोषित किया जा चुका है। और देख लेते हैं कुछ इससे और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि महात्मा बुद्ध की, ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने भी नालंदा की यात्रा की थी। इसके जो दो प्रमुख शिष्य थे, एक सारीपुत्र है और एक मोगलान हो, और सारीपुत्र के ही चैत्य को चढ़ावा दिया गया था अशोक के द्वारा। तो यहाँ नालंदा से ही ये संबंधित थे। वहीं यहाँ पे कुछ प्रमुख शिक्षक भी रह चुके नालंदा में, जैसे आर्यभट्ट साहब जो कि गणितज्ञ थे और इन्होंने शून्य के आविष्कार भी किया, यानी कि शून्य की खोज भी की और गणितज्ञ भी थे। नालंदा में ही इन्होंने अध्ययन भी किया और अध्यापन, यानी कि पढ़े भी वहीं पे और पढ़ाया भी वहीं पे टीचर के रूप में। नागार्जुन जी जो कि बौद्ध की महायान शाखा के एक दार्शनिक थे, ये भी यहाँ से संबंधित थे। और दिगनाग जो कि तर्कशास्त्र दर्शन के संस्थापक थे। तो कुछ प्रमुख शिक्षक भी यहाँ पे संबंधित थे जो नालंदा से, जैसे आर्यभट्ट का नाम याद रखना, नागार्जुन जी का याद रखना है, इस तरीके से। अच्छा, अगर हम इसकी स्थापत्य की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा था, तो देखो कि यह जो इमारत थी ना, ये कुषाण स्थापत्य शैली में निर्मित हुई थी। किसमें हुई थी? कुषाण स्थापत्य। क्योंकि जो कुषाण वंश में मुख्य रूप से वैसे तो शासक भीम कटफिसस थे, कुजुल कटफिसस थे, कनिष्क थे, लेकिन कनिष्क बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक था, जिसकी वजह से मथुरा निर्माण जो मूर्ति कला शैली का विकास हुआ, जिसमें महात्मा बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण किया गया मुख्य रूप से कुषाण स्थापत्य शैली में किया गया। साथ ही साथ इसके जो संरचनात्मक अवशेष है, जिसमें विहार देखने को मिलता है। विहार का मतलब क्या होता है? रहने का स्थान। जैसे जो भिक्षु होते थे या भिक्षुड़ी होती थी, तो इनको क्या होता था कि अपने वर्षा काल को छोड़ के बाकी जो 7-8 महीने होते थे उसमें भ्रमण करके लोगों को प्रचार प्रसार किया जाता था बौद्ध धर्म के बारे में, और फिर अपने घर पे आके रहने के स्थान को विहार कह दिया जाता था। तो इसी को माना जाता था कि हॉस्टल की एक पद्धति यहीं से निकल के आती, कि हॉस्टल जो आवासीय विद्यालय होते हैं जहां पे आपको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, भोजन की, पानी की पीने की व्यवस्था रहेगी, और साथ में अध्ययन करने के लिए टीचर और लाइब्रेरी और बिल्डिंग्स रहेंगी। तो ये विहार हो गया। वहीं चैत्य भी यहाँ देखने को मिलते थे। चैत्य जो कि एक पूजा स्थल होते थे। क्या होते थे? पूजा स्थल होते थे, जहां पर किसी भी मूर्ति को केंद्र में रख के पूजा की जाती थी। तो किसी भी नहीं, बल्कि महात्मा बुद्ध को केंद्र में रख के पूजा की जाती थी। तो चैत्य स्थल भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पंचकोणीय आकृति वाले चैत्यों का भी उद्भव देखने को मिलता है, और स्थानीय बौद्ध मंदिरों पर उनके प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो कैसे चैत्य देखने को मिलते हैं? पंचकोणी, यानी 5 कोण वाले यहाँ पे चैत्य देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है? अब यहां पर अगर आप देखोगे कि जो नालंदा महाविहार की जो मूर्ति शैली है, कि किस पद्धति में ये मूर्तियां बनाई गई, इन मूर्तियों के बारे में बात करें तो स्टुको, पत्थर और कांसे से तैयार की गई थी। ध्यान देना। अच्छा, कांसे की बात करेंगे हम तो ये हड़प्पा सभ्यता से पद्धति चली आ रही थी, जिसमें आपका तांबा और टिन मिला के कांसा तैयार किया था। कांसा हो गया, पत्थर हो गया, स्टुको हो गया, इन सभी से इन मूर्तियों को निर्मित किया जाता था। हालांकि नालंदा की जो मूर्ति कला है, ये सारनाथ की गुप्त बौद्ध कला से विकसित हुई थी। मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत इन जो मूर्तियों को बनाया गया है, इस मूर्ति को बनाने के लिए जो आपकी पद्धति थी, वो कहीं ना कहीं सारनाथ में स्थित गुप्तकालीन बौद्ध कला से ही विकसित हुई थी। वहीं अगर आप मिश्रण के रूप में देखोगे तो 9वीं शताब्दी तक सारनाथ गुप्तकालीन बौद्ध कला शैली विकसित हुई, फिर विहार निर्माण की स्थानीय परंपराएं विकसित हुई, और मध्य भारतीय शैलियों के मिश्रण से ही मूर्ति कला की एक विशिष्ट नालंदा शैली को जन्म दिया गया। तो नालंदा शैली कोई अलग से कोई यूनिक कल्चर नहीं था, बल्कि इसमें आपको
सारनाथ की जो गुप्तकालीन बौद्ध कला शैली थी वो भी देखने को मिलती है और स्थानीय परंपराएं भी देखने को मिलती हैं। अच्छा, सारनाथ कहाँ पे पता होना चाहिए, बनारस में स्थित है, जहां पे महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, ऋषि पत्तनम नाम की जगह पे पहला अपना उपदेश दिया था। अब नालंदा की जो मूर्तिकला शैली थी मुख्य रूप से वो पत्थर से जो निर्मित थी, पाषाण निर्मित थी। किससे निर्मित थी? पत्थर से। तो इसकी जो विशेषता थी, पहली चीज की चेहरे के हाव भाव की विशेषता देखने को मिलती है, शरीर के गठन और वस्त्रों की, आभूषणों की विशेषता देखने को मिलती है। मतलब इनके बॉडी के ऊपर वस्त्र भी दिखाए गए हैं, आभूषण भी दिखाए गए हैं, शरीर को जो है कि ठोस और गठीला दिखाया गया है। सामान्यतः मूर्तियों में आमतौर पे उभार में सपाट नहीं होती थी, बल्कि इनको 3D डायमेंशन यानी कि त्रिआयामी रूपों में चित्रित किया गया है। और मूर्तियों के पीछे पट्टिकाएं विस्तृत होती थी, सुंदर अलंकरण से युक्त होती थी। ये जो अगर आप देखोगे कि मूर्तियों के पीछे वाला जो हिस्सा होता था ना, ये वाला जो पीछे यहाँ तो देखो सब अंदर की ओर है, तो इनके पीछे आपको पट्टिकाएं विस्तृत रूप में देखने को मिलती थी, सुंदर अलंकरण के साथ देखने को मिलती थी। और भी अन्य इसी तरीके के बौद्ध जो प्रमुख शिक्षक केंद्र हैं बौद्ध स्थल के, तो जैसे तक्षशिला की बात कर लें तो ये वर्तमान में उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। इसकी भी जो पुरातत्वविद थे अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोज की गई। 1980 में ही तक्षशिला को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दे दी गई है। और यहां से भी जिस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय से आर्यभट्ट, नागार्जुन, दिग्दर्शन ये लोग प्रमुख शिक्षक रह चुके हैं, स्टूडेंट रह चुके हैं, वैसे ही तक्षशिला विश्वविद्यालय से पाणिनि महोदय ने अध्ययन किया था। व्याकरणविद थे ये, यहाँ पे अष्टाध्यायी के लेखक थे। चिकित्सक के रूप में जीवक का नाम आता है, बहुत फेमस है ये भी यहाँ से संबंधित थे। और शासन कला के कुशल प्रतिपादक चाणक्य, जो कि वर्तमान में हमारे मोटा भाई अमित शाह जी को कहा जाता है, तो चाणक्य जो कि अर्थशास्त्र के लेखक थे, मौर्य काल से संबंधित थे, यह भी यहाँ से संबंधित थे। अब विक्रमशिला की अगर हम बात करें तो बिहार के भागलपुर के निकट स्थित है और इसकी स्थापना विक्रमशिला की पाल शासक जो थे धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? पाल वंश के संस्थापक, मतलब पाल वंश के संस्थापक नहीं थे बल्कि शासक थे धर्मपाल, इन्होंने की थी। ऐसी ओदंतपुरी, यह भी बिहार में, और यह भारत का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना जरूर पाल शासक गोपाल प्रथम ने की थी। किसने की थी? पाल शासक गोपाल प्रथम ने की थी। ऐसे ही आपको नागार्जुन कोंडा देखने को मिलेगा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये महायान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के नाम पर रखा गया, क्योंकि नागार्जुन का जो सिद्धांत था वो शून्यवाद सिद्धांत था। क्या था? शून्यवाद सिद्धांत। तो इसी तरीके से आप रत्नागिरी को देख सकते हो, जहां पे रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी ओडिशा में बौद्ध केंद्रों का डायमंड ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो जो बौद्ध केंद्रों का जो डायमंड ट्रायंगल है वो कहां पे है? ओडिशा में स्थित है, जिसको हम लोग रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी के नाम से जानते हैं। अन्य के रूप में आप वल्लभी विश्वविद्यालय देख सकते हो गुजरात में, जगदल जो कि बांग्लादेश में है। तो तक्षशिला आपने देख लिया, तक्षशिला बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां से पाणिनि महोदय देखने को मिलते हैं, जीवक चिंतामणि देखने को मिलते हैं, जीवक जो कि चिकित्सक थे, या फिर अर्थशास्त्र के विख्यात मतलब जो राजनीति विज्ञान के थे, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य, या फिर उनको आप विष्णुगुप्त कह सकते हो, चाणक्य कह सकते हो, ठीक है। तो ये भी कौटिल्य भी कह सकते हो, ये सभी लोग प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं हम लोग श्री जगन्नाथ मंदिर, जो कि ओडिशा का बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहां पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा श्री जगन्नाथ मंदिर। देखो जगन्नाथ मंदिर कहां पे है? पुरी ओडिशा में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है कि जो जगन्नाथ मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है या किसको नहीं है। तो कई बार होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे देखा जाए तो ये भगवान जो विष्णु है उनको समर्पित है। तो पूरी जानकारी देखते हैं। देखो पुरी का जो पवित्र रत्न भंडार कक्ष है ना, ये 46 साल बाद फिर से खुला। यानी ये एक जानकारी है कि जो पुरी के पवित्र रत्न भंडार, पवित्र क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि भगवान के जो वास्तविक रत्न थे, जिनको भगवान धारण करते थे, वो भी रत्न इसमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये पवित्र रत्न भंडार का कक्ष है, एक कमरा होता है जो 46 साल बाद दोबारा ओपन किया गया था। अच्छा, जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा भी कहा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे ब्लैक पैगोडा भी मिलते हैं, सूर्य मंदिर होते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर वगैरह, इन सबको ब्लैक पैगोडा की श्रेणी में डाला जाता है, लेकिन ये व्हाइट पैगोडा के नाम से जानता है और ये पूरी ओडिशा में स्थित है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, भगवान जो जगन्नाथ है वो किसके लिए है? तो भगवान विष्णु के अवतार होते हैं भगवान जगन्नाथ, और उनकी बहन देवी सुभद्रा यहाँ पर है, और बड़े भाई भगवान बालभद्र जो कि पवित्र त्रिदेव को समर्पित मान लिया जाता है। अच्छा, जब भी भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा निकलती है ओडिशा में, वहां पे 3 देवताओं को जो है कि मूर्तियों को स्थापित करके यात्राओं को निकाला जाता है। 3 लोग होते हैं। तो उनमें कौन कौन होते हैं? एक तो भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ जी होते हैं, दूसरे उनके भाई बलभद्र होते हैं, और तीसरी उनकी एक बहन होती है सुभद्रा। तो ये तीनों ही लोगों की मूर्तियों को स्थापित करके यात्रा
निकाली जाती है। मंदिर के निर्माण की बात करेंगे तो 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश, ध्यान से समझना, वंश कौन सा है? गंग वंश के नाम से इनके जो प्रथम शासक थे राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने कराया था। तो अगर पूरा नाम याद ना भी रहे तो राजा अनंत वर्मन भाई आपको अगर याद रहता है तो भी पर्याप्त है कि भाई जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजा अनंत वर्मन ने। कब कराया? 12वीं शताब्दी में। क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही स्टेटमेंट वाइज प्रश्न को बना के आपके सामने रखती है। अच्छा, ये जो मंदिर बनाया गया है ये किस शैली में? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर बनाने की शैली है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नागर शैली भी कह देते हैं। और अगर आप देखोगे दक्षिण में द्रविड़ शैली होती है और दोनों के मिश्रण को हम बेसर शैली भी कहते हैं। तो ये जो मंदिर की स्थापत्य किया गया था कलिंग शैली में किया गया था। अब कलिंग क्या है? ओडिशा का ही क्षेत्र है, लेकिन कलिंग खुद अपने आप में एक उप शैली के रूप में जाना था। किसका? नागर शैली की उप शैली। यानी इसका भी जो विकास हुआ है कहीं ना कहीं नागर शैली से ही देखने को मिला है। अब इस मंदिर के जो 4 प्रमुख पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि जगमोहन हो गया, देउल हो गया और ये जो है कि आमलक हो गया, कलश हो गया। हालांकि इसको हम लोगों ने जो है कि अपने आर्ट एंड कल्चर के शॉर्ट नोट्स में बहुत अच्छे से कवर अप किया है, तो आप वहां पर देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि ये हमारे पूरे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स की कंप्लीट जानकारी है कि चाहे तो आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी, बीपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स के लिए आप शॉर्ट नोट्स को ले सकते हो। घटना चक्र के जो है तपस्या शॉर्ट नोट्स को देख सकते हो जो प्रीलिम्स प्लस मेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर है, या फिर मेंस आंसर राइटिंग को देख सकते हो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 या यूपी स्पेशल यूपीपीसीएस के पेपर के लिए पेपर 5 और 6। इन सभी की कंप्लीट जानकारी आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। टीम से आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली मैसेज करिएगा क्योंकि कॉल का कोई रिप्लाई नहीं मिल पाएगा मेरे दोस्त। तो यहां पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए टॉपिक पे दोबारा आ जाते। तो इनकी ही जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा था कि आपको शॉर्ट नोट्स में कंप्लीट मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो मंदिर के जो 4 प्रमुख पार्ट होते हैं, यानी कि मंदिर को बनाने में कौन कौन सी चीजों का विशेष महत्व रखा गया है, तो एक होता है विमान या देउल भी इसे कहते हैं। तो ध्यान देना कि जो कलिंग शैली है, ये जो ओडिशा की जो निर्मित होने वाली शैली है, इसमें देउल किसे कहा था? गर्भगृह को कहा था। और गर्भगृह क्या होता है? जहां पे पवित्र मूर्तियों को स्थापित किया जाता है या पवित्र देवताओं को स्थापित किया जाता है, उसे ही गर्भ कहा जाता है। तो मंदिर का विमान नागर शैली में निर्मित रेखा देउल में बना हुआ है और विमान को हम शिखर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर होगी बात? जगमोहन क्या होता है दोस्तों? ये पीढ़ा देउल होता है। पीढ़ा देउल, इसका भी जो शिखर होता है ये पिरामिड नुमा होता है। नट मंडप क्या होता है? ये दर्शकों के लिए या नृत्य कक्ष होता है जहां पे दर्शक अपनी जो है कि संवेदनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, गान कर सकते हैं। और भोग मंडप की बात करेंगे जहां पे प्रसाद वगैरह बनता है और प्रसाद को फिर वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है भक्तों के लिए। तो ये 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं जहां पर आपको देखना होगा। तो यहां से प्रश्न पता है क्या बनेगा कि जगमोहन ये किस मंदिर निर्मित शैली का पार्ट है? ऑप्शन में आपको दे देगा द्रविड़ शैली हो गया, चोल शैली हो गया, मंडप शैली हो गया, मतलब कि कलिंग शैली हो गया, ऐसे करके स्टेटमेंट देता है। तो जगमोहन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, तो ये याद रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रसाद में जो आपको लड्डू मिलता है, चढ़ता है 56 भोग प्रसाद में, एक मगाजी लड्डू होता है जिसको जीआई टैग मिल चुका है, मगाजी लड्डू। और ये ओडिशा के ढेंकनाल जिले में प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई के रूप में जाना जाता है। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जगन्नाथ मंदिर से संबंधित। अब आते हैं विरूपाक्ष मंदिर। अगर हम बात करें विरूपाक्ष मंदिर की तो देखो हम्पी में भारी वर्षा के कारण विरूपाक्ष मंदिर के सालू मंडप का एक हिस्सा ढह गया है। अब देखो हम्पी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रह चुकी है। तो वहां पे कई सारे अलग अलग मंदिर बने हुए थे जिसमें विरूपाक्ष मंदिर भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका जो सालू मंडप है वो ढह गया है। तो अब यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो सुर्खियां थी वो अलग हो गया। यूपीएससी इसके स्टैटिक पार्ट पे आ जाएगा। कैसे? भगवान विरूपाक्ष जो है यह पंपापति को समर्पित है, जो कि मुख्य रूप से शिव को समर्पित है या शिव का एक रूप है। जैसे अभी हमने जगन्नाथ जी को पढ़ा, तो जगन्नाथ जी किसके रूप हैं? भगवान विष्णु के रूप हैं। और विरूपाक्ष किसके रूप हैं? भगवान शिव के रूप हैं। साथ ही साथ इनकी जो पत्नी है, स्थानीय रूप से उनका देव नाम रखा गया पंपा। अब यहाँ पे पंपापति का मतलब क्या हो गया दोस्तों? पंपा देवी हो गई और उनके पति भगवान शिव हो गए। तो पंपा कोई और नहीं, माता पार्वती का ही अवतार माना गया है। जिस तरीके से भगवान भोलेनाथ या भगवान शिव का अवतार विरूपाक्ष को माना गया है, ठीक उसी प्रकार से माता पार्वती का अवतार पंपा को माना गया। इसीलिए इस मंदिर को पंपापति ये वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो हम्पी बात करेंगे कर्नाटक में स्थित है। और साथ ही साथ यह जो मंदिर है, जो स्थापत्य
यहाँ पे है वो द्रविड़ शैली में, क्योंकि दक्षिण भारत का ये मंदिर है और दक्षिण भारत के मंदिरों की कुछ विशेष विशेषताएं, जैसे कि गोपुरम यानी कि भव्य गोपुरम होना, जो चारों तरफ से मंदिर को घेरा जाता है दीवार बना के, उसे हम गोपुरम भी कहते हैं। इसी में तोरण भी होते हैं प्रमुख रूप से। तोरण का मतलब होता है कि जो एंट्री के समय जो आपको प्रवेश करते समय बहुत भव्य दरवाजे देखने को मिलते हैं, जो गेट देखने को मिलते हैं, उसे हम तोरण कहते हैं। यहाँ पे विमान है, जटिल नक्काशी है, स्तंभ युक्त सभा कक्ष है, यानी कि स्तंभों पे आधारित यहाँ पे सभा कक्ष यानी मंडप वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक प्रमुख चीज हो जाएगी और ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। अगर हम बात करें कि सबसे पहला, क्योंकि देखो विरूपाक्ष मंदिर केवल अकेले एक विरूपाक्ष मंदिर नहीं था, बहुत सारे इसमें पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो मंदिर होता है वो 740 ईस्वी में चालुक्य रानी लोक महादेवी ने बनवाया था और दक्षिण के राजाओं पर अपने पति की विजय की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। हालांकि सर्वाधिक विस्तार इसका विजयनगर शासकों के द्वारा कराया गया था। तो यहां पर अब हमें देखना था कि इसका जो सर्वाधिक विस्तार था विजयनगर शासकों के द्वारा कराया गया था। देखो अलग अलग बात क्या है ना कि अलग अलग समय पे, अब जैसे विजयनगर साम्राज्य की बात करोगे तो 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, संगम वंश के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। लेकिन आप देखो ना, मंदिर का निर्माण हुआ था 740 ईस्वी मतलब 7वीं शताब्दी में, और विस्तार कब हो रहा है? 13वीं शताब्दी में हो रहा है। तो लगातार जो है कि इसमें बहुत सारे जो शासक आते गए बीच बीच में, जैसे इसमें पल्लव थे, चालुक्य थे, होयसल थे, चोल थे, इनके भी, क्योंकि चोलों का भी तो शासन लगभग 800, 840, 900 के आसपास देखने को मिलता है। यानी अलग अलग शताब्दियों में इसका विस्तार हुआ, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में सबसे अधिक इसका विस्तार देखने को मिला। और उस विजयनगर साम्राज्य में भी तुलुप वंश, क्योंकि तुलुप वंश से ही संबंधित एक बहुत ही प्रमुख शासक था जिसका नाम था कृष्णदेव राय। क्या नाम था? कृष्णदेव राय। और इसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में मुख्य मंदिर के सामने एक सभा कक्ष का निर्माण कराया और साथ ही साथ पूर्वी गोपुरम का भी निर्माण कराया। गोपुरम क्या होता है दोस्तों? मंदिर को कवर करने के लिए एक बाहरी दीवार बनाई जाती है ताकि बाहर से अतिरिक्त लोग, ऐसे लोग जो कि मंदिर से संबंधित नहीं है या उनकी सभ्यता और आस्था से संबंधित नहीं है, वो लोग प्रवेश न कर पाए। ये चीजें संबंधित थी। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों ना हम द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला की विशेषताओं को कवर कर लें कि जो द्रविड़ शैली थी उसमें क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती। तो देखो गोपुरम यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसमें तोरण यहाँ पर देखने को मिल जाते थे, प्रवेश द्वार। फिर यहाँ पे मंडप देखने को मिलेगा। ये जो इतना एरिया है ना, ये मंडप हो जाता था जहाँ पे जितने भी भक्तगण थे यहाँ पे नृत्य करते थे, गायन करते थे, कीर्तन करते थे, भजन करते थे। यहाँ पर गर्भगृह देखने को मिलता था जहाँ पर पवित्र देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित किया जाता था और इन्हीं के ऊपर सबसे ऊंचा शिखर बनाया जाता था, सबसे ऊंचा शिखर बनाया जाता था। और इस शिखर पे एक आमलक रखा जाता था, उल्टे कमल का डिजाइन रखा जाता था और इसी को हम पूरे कवर को यानी कि गर्भगृह और शिखर को हम विमान कह देते थे। कितना ऊंचा ये विमान है, ठीक है। अब यहां पे जरा सा इसको जूम कर लेते हैं तो देखो यहां पर मंदिर के गर्भगृह के ऊपर विमान सबसे छोटा और गर्भगृह मंदिर का सबसे पुराना या सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। विमान गर्भगृह के ऊपर बनी ऊंची संरचना होती थी जो कि एक पिरामिड नुमा होती थी और इसके ऊपर जाके स्तूपिका यानी कि कमल टाइप का जो उल्टा कलश होता था, स्तूपिका नाम का एक बड़ा पत्थर रखा जाता था जो कि विमान की अंतिम मंजिल के ऊपर स्थित होता था और स्तूपिका के ऊपर क्या होता था? कलश हो जाता था और इसके कारण विमान की ऊंचाई और भी अधिक बढ़ जाती थी। साथ ही साथ मंदिर परिसर एक प्राचीर यानी कि एक दीवार से घिरा हुआ होता था जिसको हम लोग गोपुरम कहते थे। मान लेते कि एक कोई मंदिर हमने बना दिया तो यहाँ पे चारों तरफ से इसको एक दीवार से घेर दिया जाता था जिससे कोई जानवर ना प्रवेश कर पाए, कुत्ते बिल्ली ना प्रवेश कर पाए, जिससे मंदिर में जो है कि गंदगी ना फैल पाए, कोई जो है कि शराबी जो व्यक्ति होते शराब वगैरह पी के मादक पदार्थों का सेवन करके मंदिर में प्रवेश ना करे। तो इस वजह से इसके संरक्षण के लिए गोपुरम बनाया जाता था। काफी ऊंची ऊंची दीवार होती थी इनकी और मुख्य मंदिर के जो विमान का आकार होता था ये सीढ़ीदार पिरामिड होता था, यानी कुछ इस तरीके से इस पे जो है कि इसका स्ट्रक्चर किया था। मतलब पिरामिड का मतलब हो गया कि ऊपर की ओर पतला होता हुआ जा रहा है लेकिन ये कुछ इस तरीके से सीढ़ी नुमा होता था, तो इसी को कहा जाता था सीढ़ीदार पिरामिड। और मंडप क्या होता था? ये मंदिर का प्रवेश द्वार एक तरीके से कहलाता था कि यहीं से आप प्रवेश कर सकते हो। यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक जगह एकत्रित हो सकते थे, संगीत करते थे, नृत्य का आयोजन करते थे, कीर्तन करते थे, भजन करते थे, ये सभी होते थे। और ध्यान देना इनकी एक और विशेषता होती थी कि दक्षिण भारत के मंदिरों में द्वारपाल की मूर्तियां जरूर लगाई जाती थी। यानी अगर आपको मंदिर में प्रवेश करना है तो जो दो द्वारपाल होते थे दोनों साइड में, उनके चरण स्पर्श करके ही आपको अंदर जाना है, यानी उनसे अनुमति मांगकर अंदर जाना होता था। ये परंपराएं चली आ रही हैं।
अब यहाँ पर एक बड़ा जलाशय भी निर्मित होता था, क्योंकि बड़ा जलाशय इसलिए भी क्योंकि दक्षिण भारत के दोस्तों जो मंदिर होते थे ना, बहुत ही भव्य और बहुत ही विशालकाय मंदिर होते थे, जो कि एक तरीके से आपके सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी होते थे, क्योंकि यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता था, यहाँ पर विवाहों का आयोजन किया जाता था, यहाँ पे मुंडन और जन्म उत्सव का भी आयोजन किया जाता था, जिन्हें आज आप साउथ इंडियन की जो मूवीज आती ना दक्षिण भारत की, उस मूवीज में आप देखोगे तो कई बार होता है कि जो एक्टर एक्ट्रेस होती हैं या फिर परिवार होते हैं, वो शादी का आयोजन भी उन बड़े मंदिरों में करते हैं, किसी मेले का, त्योहार का, हर एक गतिविधियों का केंद्र हुआ करते थे। और इस वजह से यहाँ पे बड़ी जनसंख्या होने के लिए भाई पानी की आवश्यकता होगी पीने के लिए, तो बड़े बड़े जलाशय भी होते थे। और ये कमी आपको उत्तर भारत के मंदिरों में देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्तर भारत के मंदिर इतने विशाल नहीं होते थे और न ही यहाँ पे कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता था जिसकी वजह से जनसंख्या को यहाँ पे एकत्रित होकर रहना पड़े, इसलिए यहाँ पे जलाशय की कोई खास व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। समझ में आ गई। अब मंदिर स्थापत्य की जो अन्य शैलियां जैसे नागर शैली, जो कि उत्तर भारत के अधिकतर मंदिरों का निर्माण नागर शैली के अंतर्गत हुआ है, और इसमें पत्थर के चबूतरे यानी बेदी पर मंदिरों का निर्माण होता था। इसको समझने के लिए आपको ये देखना जरूरी होगा, जब भी कोई मंदिर का निर्माण किया था तो पहले एक तरीके का एक चबूतरा बना दिया जाता था इस तरीके से, और इस चबूतरे पर ही पूरे मंदिर का निर्माण किया जाता था। आप अगर राम मंदिर की फोटो देखोगे, इमेज देखोगे, तो उसे भी नागर शैली में विकसित किया जा रहा है। देखो करंट से जोड़ के पढ़ना भी जरूरी होता है। राम मंदिर का निर्माण सीधा पूछ ले कौन सी शैली में, उत्तर भारत का मंदिर है, नागर शैली में मंदिर है। आप देखो सेम यही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, 4 मंजिला बन रहा है, 3 मंजिला बन रहा है, लेकिन बन किस पे रहा, वो एक चबूतरे पे बन रहा है, और उस चबूतरे पे चढ़ने के लिए क्या है, दी हुई है सीढ़ियां दी गई हैं। तो इस तरीके से नागर शैली का ये बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा माना जाता है। आगे और देखते हैं, तो यहाँ पे पंचायतन शैली का प्रयोग किया गया। पंचायतन शैली का मतलब हो गया कि चारों कोने पर तो छोटे छोटे मंदिर हुआ करेंगे, लेकिन बीच में एक महत्वपूर्ण मंदिर होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक मंदिर हमने बनाया, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण मंदिर रहेगा जिसमें प्रमुख रूप से देवी देवताओं को स्थापित किया है। जैसे राम मंदिर में आप देखोगे कि भगवान श्री राम की रामलला के रूप में मूर्ति जो रखी गई वो केंद्र में रखी गई, लेकिन इसके चारों कोने पे छोटे छोटे जो है कि मंदिरों का निर्माण भी किया गया, यानी कि मूर्तियां भी रखी गई हैं। तो 4 कोने और बीच में एक, तो 5 हो गई, तो इसलिए इसको पंचायतन शैली भी कहा जाता है। और ये एक आयताकार चबूतरे पर बना होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जलाशय या तालाब निर्मित नहीं होते थे, क्योंकि इनका कोई बहुत सामाजिक आर्थिक रोल नहीं होता था। केवल ये धार्मिक आस्था तक ही सीमित थे कि लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे और फिर वहां से वापस आ जाएंगे। तो 1 घंटे के अंदर ही अगर आपको दर्शन करके वापस आ जाना है, भीड़ वगैरह अगर ज्यादा होती है तो जबरदस्ती इसके लिए हम कोई जलाशय तालाब की आवश्यकता नहीं रखते हैं। ठीक है। आप जैसे उदाहरण के रूप में आप मोढेरा का सूर्य मंदिर देख सकते हो, सोमनाथ मंदिर देख सकते हो गुजरात का, भगवान भोलेनाथ का विश्वनाथ मंदिर देखिए, राम मंदिर देखिए, ये सभी आप देख सकते हो। बेसर शैली क्या होती थी, ये उत्तर की नागर शैली और दक्षिण की द्रविड़ शैली, इन दोनों शैलियों के मिश्रण के आधार पर यह बनती थी। दोनों शैलियों की इसमें विशेषता पाई जाती थी। सामान्यतः इनका जो संरक्षण करते थे चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और होयसल वंश के शासकों ने इसका संरक्षण किया था। द्रविड़ शैली के विपरीत इस शैली में गर्भगृह के चारों ओर ढका हुआ एक प्रदक्षिणा पथ भी नहीं है। प्रदक्षिणा पथ का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे हम कहते हैं परिक्रमा करना, किसी मंदिर के किनारे किनारे जो आप परिक्रमा करते हो, और परिक्रमा करने के लिए जो स्थल बनाया जाता है, जो सपाट जो सीढ़ी वगैरह बनाई जाती है, या यूं कहे कि जो जगह होती है, उसी को हम प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं। अब ये बेसर शैली के उदाहरण जैसे एहोल का लड़खान मंदिर हो गया, बादामी के मंदिर हो गया, पट्टिकल का विरूपाक्ष मंदिर हो गया, तो ये सभी मंदिर भी इसमें आते हैं। अब यहाँ पर जैसे विजयनगर साम्राज्य के बारे में दिया गया, तो ये आप देख सकते हो खुद भी, ये पीडीएफ में पोस्ट कर दूंगा, तो वहां पर आप इसे देख सकते हो। या चलो मैं बता ही देता हूं, कुछ खास तो है नहीं। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य जो कि 1336 में स्टैब्लिश हुआ था, 1646 ईस्वी तक ये चलता रहा। इसमें संगम वंश आते हैं, सुलभ वंश आते हैं, तुलुप वंश आते हैं, अराविडु वंश आते हैं। संगम वंश में हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। इनके पिताजी का नाम था संगम, इसी आधार पर इन्होंने संगम वंश को रख दिया था। एक आपने संगम युग या संगम काल देखा होगा प्राचीन भारत में, ठीक है, उसको अलग दिमाग में रखना, उसको जो है कि इसमें मिलाना नहीं है। यहाँ पर संगम का मतलब हो गया इनके पिता का नाम था। फिर इसमें दूसरा वंश आता है, संगम वंश के पतन के बाद एक सत्ता में आता है सलुप वंश। इसमें कोई महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला शासक नहीं था, लेकिन जो तुलुप वंश आता है
इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पे चला गया और इसी तुलुप वंश से संबंधित एक प्रमुख शासक थे कृष्णदेव राय, जिन्होंने अमुक्त माल्यदम नाम की रचनाएं भी लिखी हैं। और लास्ट में एक सबसे कमजोर वंश था अराविडु वंश, जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमणों से ग्रसित था और इसके बाद इसका पतन हो जाता है। और इसमें एक सैनिक हुआ करते थे दोस्तों, जिनको अमर नायक सैन्य कमांडर के रूप में भी जाना जाता था। किस नाम से? अमर नायक। अमर नायक एक सैन्य कमांडर हुआ करते थे, जो कि राजा द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र दिया जाता था इनको। मतलब इनको क्या एक सामंती व्यवस्था देखने को मिलती थी कि राजा ने कोई क्षेत्र दे दिया, वहां पर आपको शासन करना है। और इसी में आयंगर व्यवस्था भी होती थी, आयगार व्यवस्था, जो कि 12 पदाधिकारी होते थे, सामूहिक रूप से आयगार के रूप में जानते थे। और यह पद क्या हो गया? बाद में वंशानुगत हो गया। इसी में आपने यूपीएससी के पीवाईक्यूज में 2 इस प्रकार के स्टेटमेंट पढ़े होंगे, अमरम और भंडारवाड़ा। ये क्या होते थे? ये अमर नायकों को, तो ये आपसे पूछ लिया जाता ना कि अमरम क्या था या भंडारवाड़ा क्या था, तो ये कुछ और नहीं था, बल्कि जो अमर नायक सैनिक हुआ करते थे ना, इनको जो जमीन दी जाती थी, भूमि दी जाती थी, इसी को कहा जाता था अमर नायक या अमरम कहा जाता था। साथ ही साथ इसमें आप मंदिर देख सकते हो विजयनगर साम्राज्य के दौरान। जैसे अभी विरूपाक्ष मंदिर की मैंने बात की थी कि 740 ईस्वी में बना जरूर था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में इसका सर्वाधिक विस्तार किया गया। विट्ठल मंदिर परिसर, हजारा राम मंदिर परिसर और हम्पी परिसर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में अब शामिल हो चुका है, जिसमें होयसलेश्वर मंदिर का समूह भी आता है। और साथ ही साथ इसमें कृष्णदेव राय जी की अगर हम साहित्यिक रचना की बात करें तो अमुक्त माल्यदम, जो कि राज व्यवस्था पर आधारित है, और जाम्बवती कल्याणम, जो कि एक संस्कृत नाटक है। अष्ट दिग्गज भी आपको कृष्णदेव राय के दरबार में देखने को मिलेंगे, जहां पे 8 कवियों का जो है कि पूरा एक समूह रहा करता था। 8 कवियों का एक पूरा समूह रहता था। अब आगे देखते हैं, यहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ की अन्य सुर्खियों में रहे मंदिर व स्थापत्य की बात करेंगे, जिसमें अगर आप देखोगे गांधी सरोवर या केदारनाथ मंदिर, ये क्या है भैया? गांधी सरोवर तो किसी ने सुना होगा, केदारनाथ मंदिर तो सबने सुना है। तो देखो, उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के पास स्थित एक गांधी सरोवर था, जो कि भारी हिमस्खलन के चपेट में आ गया। हिमस्खलन का मतलब क्या होता है? जो बर्फ के जो ग्लेशियर होते हैं ना, जब उसका जो है कि विखंडन होता है या जो गिरता है, तो उसी को कहता है हिमस्खलन की चपेट में आ गया। और गांधी सरोवर को चोराबाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह झील जो है चोराबाड़ी नामक बामक ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। कहां से उत्पन्न होती है? चोराबाड़ी बामक ग्लेशियर से। और केदारनाथ मंदिर के बारे में जानने से पहले यहां पर देख लेते हैं कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से शामिल होते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग किससे संबंधित है? ये भगवान शिव के को समर्पित है। यहां पर आप उत्तराखंड में केदारनाथ को देख सकते हो, मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकालेश्वर देख सकते हो, खंडवा में ओंकारेश्वर देख सकते हो। 2 यहां पर है। अगर हम गुजरात की बात करें तो नागेश्वर आप देख सकते हो। महाराष्ट्र और सौराष्ट्र में सोमनाथ देख सकते हो। महाराष्ट्र में सबसे अधिक आपको देखने को मिलेंगे त्र्यंबकेश्वर नासिक, भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, और एक गणेश्वर जो कि औरंगाबाद में। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हो, 12 ज्योतिर्लिंग आपके जो भी हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में शामिल 4 पवित्र स्थलों में भी इसका एक प्रमुख स्थान है केदारनाथ का। बाकी यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो 4 धाम में भी शामिल होता है और 12 ज्योतिर्लिंग में भी शामिल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे संगमेश्वर मंदिर। संगमेश्वर मंदिर को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि संगम पर स्थित है, लेकिन कौन सा? प्रयागराज का संगम नहीं, बल्कि कृष्णा नदी में बाढ़ के कारण संगमेश्वर मंदिर जलमग्न हो गया। कृष्णा नदी, ध्यान देना, जब कृष्णा नदी की बात हो रही है तो इट मींस के दक्षिण भारत का मंदिर हो गया कोई ना कोई। आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले में अवस्थित है और यह मंदिर हर साल श्री सैलम बांध के बैक वाटर यानी कि पश्च जल में डूब जाने के कारण क्या होता था? एक तरीके से डूब जाता था, लेकिन इस बार ये पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। यह मंदिर भी नागर शैली में बना हुआ भगवान शिव को समर्पित है या भगवान शिव का मंदिर माना जाता है। आप दिमाग में आना चाहिए कि सर आंध्र प्रदेश में स्थित है, दक्षिण भारत में द्रविड़ कला शैली थी, तो ये फिर नागर शैली में कैसे हो गया? तो यही यूपीएससी के लिए क्या होता है, ट्रैप बनाने का मौका मिल जाता है आपके लिए। ट्रैप एक फेंकती, जाल फेंकती है कि आप फंसते हो कि नहीं फंसते हो। क्योंकि आंध्र प्रदेश के या साउथ के जितने भी मंदिर होंगे उन्हें आप द्रविड़ शैली करोगे, नहीं तो बहुत करोगे तो बेसर शैली करोगे। नागर शैली में तो नहीं जाओगे ऑप्शन सेलेक्ट करने, क्योंकि वो उत्तर भारत के मंदिर होते हैं। लेकिन स्पेशली कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ग्वालियर का तेली मंदिर को भी देखोगे तो वो भी द्रविड़ शैली से संबंधित अपने पास विशेषता रखता है। इसीलिए ग्वालियर का तेली मंदिर जो कि उत्तर भारत में होने के बावजूद भी क्या करता है, अपनी इस महत्वपूर्ण विशेषता को समाहित रखता है और अक्सर एग्जामिनर का वहां पे ध्यान आकर्षित होता है। तो ध्यान रखना कि ये भले आंध्र प्रदेश में, लेकिन नागर शैली में ये बना हुआ है और भगवान शिव का ये मंदिर है।
चालुक्य राजवंश द्वारा कृष्णा और भवनासी नदियों के साथ साथ 5 अन्य महत्वपूर्ण जो यहाँ पे सहायक नदियां जिसमें वेड़ी, तुंग, भद्रा, भीमरथी और माला पहाड़ी, इनके संगम पर इसका निर्माण किया गया, इसलिए इसका नाम संगमेश्वर पड़ा है। तो संगम के आधार पे संगमेश्वर पड़ा है। अर्थात भारत में और भी संगमेश्वर मंदिर हैं, जैसे तेलंगाना का केतकी संगमेश्वर स्वामी मंदिर, तमिलनाडु का भवानी संगमेश्वर स्वामी मंदिर और कर्नाटक का संगमेश्वर मंदिर, जो कि पट्टदकल में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध है। लेकिन अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है ये आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही कवर करेंगे। कामाख्या मंदिर के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी होंगी या जो भी यहाँ से और भी चीजों को हमको पढ़ना है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और शाम को आपको इकोनॉमिक्स की क्लास दोस्तों मिल रही है तो उसे भी देख लेना। 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, अगले 2 क्लास में या मैक्सिमम 3 क्लास में आपकी इकोनॉमी PT 365 ही कवर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।